मुंबई के सबसे लग्जरी 5 स्टार होटल की शानदार लॉबी उस समय लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर तरफ रॉयल माहौल, महंगे परफ्यूम की खुशबू, धीमा सॉफ्ट म्यूजिक और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज व हाई प्रोफाइल गेस्ट अपनी अपनी बातचीत में बिजी थे। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही पूरे माहौल पर भारी पड़ रही थी। लोग उसे देखते ही रास्ता छोड़ देते थे और नजरें सम्मान से झुक जाती थी। वह था रुद्रांश आहूजा, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस और कंपनी का यंग लेकिन बेहद कामयाब सीईओ। करीब 6 फुट 2 इंच लंबा, दमदार पर्सनैलिटी वाला रुद्रांश चारकोल ग्रे रंग के महंगे इटालियन सूट में किसी बिजनेस किंग से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता, आत्मविश्वास और हल्की सी सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले ही उसने जापान से आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ करोड़ों डॉलर की एक मेगा डील फाइनल की थी। अब वह अपनी पर्सनल असिस्टेंट और सिक्योरिटी टीम के साथ होटल से बाहर निकल रहा था। उसकी चाल में ऐसा रुतबा था मानो पूरी दुनिया उसके इशारे पर चलती हो। चलते चलते उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और अगली मीटिंग का टाइम मन ही मन कैलकुलेट करने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में 2 चीजों की बिल्कुल जगह नहीं थी, लापरवाही और लेट होना। उसका हर दिन, हर मिनट और हर फैसला पहले से प्लान रहता था। वो अपनी लाइफ को पूरी डिसिप्लिन के साथ जीता था, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ होटल के किचन वाले एरिया से एक लड़की लगभग भागती हुई लॉबी की तरफ आ रही थी। उसका नाम था सानवी, उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी आफत उसके पीछे लगी हो। उसने दोनों हाथों में बड़ी मुश्किल से 3 मंजिला खूबसूरत केक संभाल रखा था, जो एक हाई प्रोफाइल बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार किया गया था। वो पहले ही करीब 20 मिनट लेट हो चुकी थी। तेजी से भागने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी, माथे पर पसीना चमक रहा था और चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसने सिंपल पीले रंग का कुर्ता सलवार पहन रखा था, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां खनक रही थी और वो भागते हुए बार बार लोगों से कह रही थी, प्लीज साइड दीजिए, रास्ता छोड़िए। उसकी पूरी नज़र सामने लगी लिफ्ट पर थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। उसी समय रुद्रांश फोन पर बात करते हुए लॉबी के मोड़ से मुड़ा और ठीक उसी पल सामने से तेज रफ्तार में आती सानवी उस तक पहुंच गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रुद्रांश ने खुद को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई और पूरी लॉबी में सन्नाटा फैल गया। सानवी के हाथों से फिसला 3 मंजिला चॉकलेट और वेनिला केक सीधे रुद्रांश के सीने और चेहरे पर जा गिरा। एक पल में उसका लाखों रुपए का महंगा सूट क्रीम और चॉकलेट से पूरी तरह खराब हो गया। उसकी शर्ट पर चॉकलेट सिरप बह रहा था और हमेशा परफेक्ट दिखने वाला रुद्रांश इस समय किसी केक से बनी मूर्ति जैसा लग रहा था। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। बॉडीगार्ड्स के चेहरे का रंग उड़ गया, पर्सनल असिस्टेंट एकदम स्तंभ खड़ी रह गई और किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। उधर सानवी भी गिर पड़ी थी। वो जल्दी से उठी और सबसे पहले अपनी टूटी हुई सैंडल देखने लगी। फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर गई, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। दूसरी तरफ रुद्रांश ने बेहद धीरे से अपनी आंखों पर लगी क्रीम साफ की। जैसे ही उसकी नज़र सानवी पर पड़ी, उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा दिखाई दिया जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाए। वो इंसान अपने कपड़ों पर धूल का छोटा सा दाग तक पसंद नहीं करता था और आज पूरा केक उसके ऊपर गिर चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा, ये आखिर किया क्या तुमने? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि गहरा झटका भी साफ महसूस हो रहा था। सानवी एक पल के लिए जरूर घबरा गई, लेकिन वो डरकर चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया, कमर सीधी की और बिना झिझक बोल पड़ी, अंधे हो क्या? इतना बड़ा केक लेकर आ रही थी, दिखाई नहीं दिया? खुद सामने आ गए और अब मुझे ही सुना रहे हो? उसकी बात सुनते ही वहां खड़े लोगों की आंखें फैल गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की रुद्रांश आहूजा से इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी।
रुद्रांश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने मुट्ठियां भींच ली, चेहरे की नसें तन गई और खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का नुकसान तुम पूरी जिंदगी नहीं भर पाओगी। मेरा ये सूट तुम्हारी कई पीढ़ियों की कमाई से भी ज़्यादा महंगा है। लेकिन सानवी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर चॉकलेट मैन, पहले खुद तमीज़ से बात करना सीखिए। मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर हूँ। ये केक मेरे क्लाइंट का था जो आपकी वजह से बर्बाद हो गया। अब उसका नुकसान कौन भरेगा? गलती खुद करो और डांट मुझे रहे हो, कमाल है। उसकी बेबाक बातें सुनकर रुद्रांश कुछ पल के लिए खुद भी हैरान रह गया। शायद पहली बार किसी ने उससे बिना डरे इस तरह बहस की थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन सानवी लगातार बोले जा रही थी। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और सख्त लहजे में आदेश दिया, इस लड़की को अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर ले जाओ और होटल मैनेजमेंट को तुरंत बुलाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरा होटल खरीद लूँगा, लेकिन आज के बाद ये लड़की इस होटल के अंदर कदम नहीं रखेगी। रुद्रांश का आदेश मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन सानवी की तरफ बढ़े और उसे वहां से हटाने लगे, लेकिन सानवी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने तुरंत उनका हाथ झटकते हुए ऊंची आवाज में कहा, खबरदार, किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो ठीक नहीं होगा। मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी इस अकड़ू इंसान का चेहरा देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इतना कहकर उसने जाते जाते रुद्रांश को गुस्से से घूरा और बड़बड़ाई, सच में कितना सड़ा हुआ इंसान है। इसके बाद वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। दूसरी तरफ रुद्रांश भी वहीं खड़ा रह गया। उसके महंगे सूट से अभी भी क्रीम और चॉकलेट टपक रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि नाखून हथेलियों में धंस गए। आज पहली बार किसी ने सबके सामने उसके घमंड को ठेस पहुंचाई थी और उसे मजाक का पात्र बना दिया था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने गलत इंसान से दुश्मनी मोल ली है। बहुत जल्द तुम्हें अपनी औकात खुद याद आ जाएगी। यही सोचते हुए वह गुस्से में वॉशरूम की तरफ चला गया। उस दिन हुई छोटी सी टक्कर ने अनजाने में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक ऐसी जंग की शुरुआत कर दी थी जो आगे चलकर दोनों की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रुद्रांश आहूजा उन लोगों में से था जिन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी। उसका घर हो, ऑफिस हो या कार, हर चीज़ हमेशा करीने से सजी रहती थी। उसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह उसका बचपन था, जहां उसने अपने माता पिता को हर रोज़ लड़ते झगड़ते देखा था। घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। शायद तभी उसने तय कर लिया था कि जिंदगी में वह सिर्फ खामोशी और अनुशासन के साथ रहेगा। उसे लगता था कि जज्बात इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, इसलिए उसने अपने दिल के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी। उसकी दुनिया में सिर्फ दिमाग चलता था, दिल नहीं। बिजनेस, प्रॉफिट और डिसिप्लिन, बस यही उसकी ज़िंदगी थी। उसके कर्मचारी उससे इतना डरते थे कि उसकी मौजूदगी में खुलकर सांस तक नहीं लेते थे। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन यशिका भी भाई के सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। वहीं दूसरी तरफ सानवी की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसकी ज़िंदगी किसी रंग बिरंगी लेकिन बिखरी हुई किताब जैसी थी। वह एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थी। पिता के गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। वह एक वेडिंग प्लानर थी और छोटे बड़े फंक्शन, बर्थडे, एंगेजमेंट और शादी के इवेंट ऑर्गेनाइज करके घर चलाती थी। लेकिन जितनी कमाई होती थी उससे कई ज़्यादा खर्च सामने खड़े रहते थे। घर का किराया, छोटी बहन की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और ऊपर से बैंक का कर्ज। हर महीने नई मुश्किल उसका इंतजार करती थी। बैंक की तरफ से साफ नोटिस मिल चुका था कि अगर इस महीने किस्त जमा नहीं हुई तो उनका घर नीलाम कर दिया जाएगा। इतनी परेशानियों के बावजूद सानवी ने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि अगर वह खुद हिम्मत हार गई तो उसकी माँ और छोटी बहन पूरी तरह टूट जाएंगी। इसलिए वो हर मुश्किल में भी हंसने की कोशिश करती थी। उसे सन्नाटा बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती थी और माहौल हल्का बना देती थी।
होटल वाली घटना के बाद जब वो घर पहुंची तो उसके कपड़ों पर केक के निशान लगे हुए थे और एक चप्पल भी टूट चुकी थी। उसकी मां ने घबराकर कई सवाल पूछे, लेकिन सानवी ने मुस्कुराकर बात टाल दी और सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं मां, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बाहर से वह सामान्य बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान थी। खराब हुआ केक अब उसे अपनी जेब से भरना था और उससे उसकी पूरे महीने की बचत खत्म हो चुकी थी। रात भर वह यही सोचती रही कि अब बैंक की किस्त कैसे भरेगी और घर कैसे बचाएगी। दूसरी तरफ अपने आलीशान बंगले के लग्जरी बेडरूम में बैठा रुद्रांश चैन से नहीं सो पाया। बार बार सानवी का चेहरा, उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अंधे हो क्या? ये बात उसके अहंकार को अंदर तक चुभ गई थी। उसने तुरंत अपनी पर्सनल असिस्टेंट को फ़ोन लगाया और सख्त आवाज़ में कहा, मुझे उस लड़की की पूरी जानकारी कल सुबह मेरी टेबल पर चाहिए। वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ पता करो। जिसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है उसका करियर ख़त्म कर दूंगा। असिस्टेंट ने बिना कोई सवाल किए आदेश मान लिया। अगली सुबह सानवी की पूरी फाइल रुद्रांश के सामने रखी थी। उसने आराम से फाइल खोली और सारी जानकारी पढ़ने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि सानवी स्वर्ग वेडिंग प्लानर्स नाम की छोटी सी कंपनी चलाती है और आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उसके होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तो यही है तुम्हारी असली दुनिया। छोटी मोटी पार्टियां करके खुद को बहुत बड़ा समझती हो। अब देखना, बहुत जल्द तुम्हारा बिजनेस भी खत्म होगा और तुम सड़क पर आ जाओगी। तब समझ आएगा कि रुद्रांश आहूजा से टकराने की कीमत क्या होती है। ये कहकर उसने फाइल बंद की और अपने काम में लग गया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2 दिन बाद उसके घर में अचानक हड़कंप मच गया। उसकी छोटी बहन यशिका की शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे और तभी खबर मिली, जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो एडवांस पैसे लेकर गायब हो गई है। ये सुनते ही घर का माहौल बिगड़ गया। यशिका रोते रोते बोली, भाई मेरी शादी खराब हो जाएगी। इतने कम समय में अब कौन सारी तैयारियां करेगा? सभी अच्छी कंपनियां पहले से बुक हैं। रुद्रांश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं किसी बड़ी इंटरनेशनल इवेंट कंपनी को बुला लूंगा, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यशिका ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे कोई फॉरेन स्टाइल शादी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल देसी, खूबसूरत और दिल से जुड़ी हुई शादी चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पर स्वर्ग वेडिंग प्लानर्स का काम देखा है, उनका स्वागत और थीम मुझे बहुत पसंद आई है। मेरी शादी अगर कोई करेगा तो सिर्फ वही करेगा। यशिका के मुंह से जैसे ही स्वर्ग वेडिंग प्लानर्स का नाम निकला, रुद्रांश के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगा। उसे तुरंत याद आ गया कि यही वही कंपनी थी जिसे वह नटखट और बिंदास लड़की सानवी चलाती है। वही लड़की जिसने कुछ दिन पहले पूरे 5 स्टार होटल के बीचों बीच उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। उसने बिना एक सेकंड गवाए सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। उस गैर जिम्मेदार और बेअदब लड़की को मैं अपने घर की चौखट तक पार नहीं करने दूंगा। उसकी कंपनी से शादी करवाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। रुद्रांश की बात सुनते ही यशिका की आंखें भर आई। वो मायूस होकर बोली, भाई आप हमेशा अपनी जिद को सबसे ऊपर रखते हैं। एक बार मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है और आप सिर्फ अपने अहंकार की वजह से उसे खराब कर रहे हैं। अगर मेरी शादी स्वर्ग वेडिंग प्लानर्स नहीं करवाएंगे तो मैं ये शादी ही नहीं करूँगी। इतना कहकर वो रोने लगी। अपनी बहन के आंसू देखकर रुद्रांश का सख्त दिल भी पिघल गया। वो यशिका से बेहद प्यार करता था और उसकी उदासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी पास बैठी उसकी दादी ने भी मुस्कुराते हुए यशिका का साथ दिया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी जिद छोड़नी पड़ती है। आखिर लड़की को सिर्फ काम ही तो करना है। पुरानी बातों को भूल जाओ और उसे बुला लो। दादी की बात सुनकर रुद्रांश ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, फिर धीमी आवाज में बोला, ठीक है,
अगर यशिका की खुशी इसी में है तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन याद रखना अगर उस लड़की से जरा सी भी गलती हुई तो इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने अपनी पर्सनल असिस्टेंट को तुरंत आदेश दिया कि सानवी को ऑफिस बुलाया जाए। दूसरी तरफ उसी समय सानवी अपनी छोटी सी दुकान में बैठी थी। दुकान में कोई खास काम नहीं था और ऊपर से कर्ज देने वालों के लगातार फ़ोन उसकी टेंशन बढ़ा रहे थे। वो जैसे तैसे उनसे बचने की कोशिश कर रही थी और तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर आहूजा ग्रुप का नाम देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने घबराकर सोचा, लगता है उस अकड़ू इंसान ने सच में मेरे खिलाफ केस कर दिया, कहीं पुलिस बुलाकर मुझे फंसा न दे। लेकिन जब सामने से मीठी आवाज़ में बताया गया कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इस वक्त उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि वो कोई भी बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी शेर की मान में घुसना भी पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर रिक्शे से आहूजा टावर पहुंची। सामने आसमान को छूती विशाल इमारत देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसने ऊपर देखा और धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, ये ऑफिस है या पूरा शहर। उसके पैर जरूर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी, डरना मत सानवी, तू किसी से कम नहीं है। वो लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची। पूरा फ्लोर कांच की दीवारें, महंगे फर्नीचर और शानदार इंटीरियर से चमक रहा था। वहां का हर कोना रॉयल फील दे रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसे रुद्रांश के कैबिन तक पहुंचा दिया। सानवी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरे के बीचों बीच बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर कोई बैठा था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। तभी गहरी और रौबदार आवाज़ सुनाई दी, आइए मिस सानवी। अगले ही पल कुर्सी घूमी और सामने रुद्रांश आहूजा बैठा दिखाई दिया। उसे देखते ही सानवी की सांस एक पल के लिए अटक गई। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, मुझे पहले से ही शक था कि इतनी बड़ी कंपनी का बुलावा किसी सीधे साधे इंसान की तरफ से नहीं हो सकता। आखिर निकले आप ही। रुद्रांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा और ठंडी नज़रों से देखते हुए बोला, सीधी बात करता हूँ, मुझे तुम में या तुम्हारी कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। होटल में तुमने जो हरकत की थी उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। सिर्फ मेरी बहन की जिद की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, वरना तुम्हें इस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होने का हक भी नहीं मिलता। सानवी को उसकी बातें तीर की तरह चुभी। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वहीं से वापस चली जाए, लेकिन अगले ही पल उसे अपने घर का बैंक नोटिस, माँ की दवाइयाँ और छोटी बहन की फीस याद आ गई। उसने अपने गुस्से को मुश्किल से काबू किया और पूरी प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बोली, तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपकी बहन की शादी प्लान करूं? रुद्रांश ने बिना कुछ बोले एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पूरी फीस लिखी हुई है, लेकिन काम शुरू करने से पहले मेरी 3 शर्तें सुन लो। सानवी ने जैसे ही रकम देखी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतनी बड़ी रकम उसने एक साथ कभी नहीं देखी थी। इस पैसे से उसका पूरा कर्ज उतर सकता था, बैंक का नोटिस हट सकता था और उसका घर भी बच सकता था। तभी रुद्रांश अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आकर बोला, पहली शर्त, शादी के दौरान किसी तरह का शोर, ड्रामा या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और डिसिप्लिन में होगा। दूसरी शर्त, तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहोगी और बिना ज़रूरत मुझसे बात नहीं करोगी। तीसरी और सबसे ज़रूरी शर्त, अगर तुमसे एक भी गलती हुई, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो तुम्हें पूरी पेमेंट लौटानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, मैं तुम पर ऐसा लीगल केस करूँगा कि ज़िंदगी भर पछताती रहोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मंजूर है या नहीं? उसकी आंखों में साफ चुनौती दिखाई दे रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि सानवी डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन सानवी ने पूरे आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। मैं आपकी बहन की शादी इतनी शानदार बनाऊंगी कि आपके इस हमेशा गुस्से वाले चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।
और जहां तक जेल भेजने की बात है, वो सपना छोड़ दीजिए। मैं अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और पूजा मानती हूँ, इसलिए गलती करना मेरी आदत नहीं। इतना कहकर उसने बिना एक पल गवाए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और फाइल वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। लीजिए, अब जल्दी से एडवांस का चेक दीजिए ताकि मैं तैयारी शुरू कर सकूं। रुद्रांश ने कुछ पल तक उसे घूरा, फिर चुपचाप चेकबुक निकाली, रकम लिखी और चेक उसके हाथ में रख दिया। कल सुबह ठीक 8 बजे अपनी पूरी टीम और सामान के साथ आहूजा मेंशन पहुंच जाना। मुझे 1 मिनट की भी देरी पसंद नहीं है। सानवी ने मुस्कुराते हुए चेक लिया और शरारती अंदाज में बोली, टेंशन मत लीजिए, वक्त की कीमत मुझे भी पता है। बस भगवान करे इस बार आप मेरे रास्ते में ना आए, क्योंकि हर बार केक ही गिरे ये जरूरी नहीं है। इतना कहकर वो सिर ऊंचा करके बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। दूसरी तरफ रुद्रांश उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन बोला, बहुत जल्द तुम्हारा ये घमंड हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मिस सानवी। अगली सुबह ठीक 8 बजे सानवी अपनी पूरी टीम, डेकोरेशन का सामान और बड़े ट्रक के साथ आहूजा मेंशन के मुख्य गेट पर पहुंची। सामने खड़ी वो हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं लग रही थी। ऊंचे ऊंचे गेट, विशाल पत्थर की दीवारें, खूबसूरत बगीचे, शानदार फुहारे और दूर तक फैली हरियाली उसकी शान बयां कर रहे थे। लेकिन उस पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सब कुछ बेहद सुंदर और व्यवस्थित होने के बावजूद वहां जिंदगी का एहसास ही नहीं होता था। पेड़ थे लेकिन पक्षियों की आवाज नहीं, बड़ा सा लॉन था लेकिन बच्चों की हंसी नहीं, इतने लोग थे लेकिन कोई बातचीत तक नहीं कर रहा था। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहां इंसान नहीं, सिर्फ नियम रहते हों। चारों तरफ ऐसी चुप्पी थी कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर सानवी ने लंबी सांस ली और धीरे से हंसते हुए बोली, हे भगवान, ये हवेली है या म्यूजियम? इतनी शांति तो शमशान घाट में भी नहीं होती। यहाँ लोग रहते हैं या सब मेडिटेशन करके बैठे हैं? उसकी बात सुनते ही गेट पर खड़े बुजुर्ग गार्ड ने घबराकर तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोला, मैडम जरा धीरे बोलिए, साहब को जरा से भी शोर पसंद नहीं। आप लोग सामान पीछे वाले रास्ते से अंदर लेकर जाइए। सानवी ने गेटकीपर की बात सुनते ही मजेदार सा मुंह बनाया और हंसते हुए बोली, तुम्हारे साहब को जो पसंद है वो उन्हें मुबारक, लेकिन आज से ये हवेली शादी वाला घर बनने वाली है। शादी के घर में अगर हंसी मस्ती और शोर नहीं होगा तो क्या मातम मनाया जाएगा? फिर उसने अपनी टीम की तरफ हाथ घुमाते हुए जोर से कहा, चलो भाई, सब लोग काम पर लग जाओ और हाँ, ढोल भी निकालो, आज इस हवेली की नींद तोड़नी है। अगले ही पल ढोल की जोरदार थाप पूरे माहौल में गूंज उठी। सानवी खुद सबसे आगे खड़ी होकर भांगड़ा करने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान इतनी सच्ची थी कि उसकी पूरी टीम भी जोश में आ गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई नाच रहा था तो कोई फूलों की टोकरियां लेकर अंदर भाग रहा था। कुछ ही मिनटों में बरसों से खामोशी में डूबी हवेली अचानक जिंदा सी लगने लगी। अंदर पूजा वाले कमरे में बैठी दादी माला जप रही थी। तभी ढोल की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। उन्होंने हैरानी से इधर उधर देखा और छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आई। जैसे ही उनकी नज़र आंगन पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। पूरे आंगन में एक चुलबुली लड़की पीले दुपट्टे में घूम घूम कर सबको काम समझा रही थी। कभी किसी को फूल लगाने का तरीका बता रही थी, कभी खुद सीढ़ियों पर चढ़कर सजावट कर रही थी और बीच बीच में ढोल की ताल पर 2 कदम नाच भी लेती थी। दादी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने प्यार से पूछा, अरे बेटी, ये क्या तूफान मचा रखा है? सानवी तुरंत उनके पास दौड़कर आई, झुककर उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोली, प्रणाम दादी जी, मैं सानवी हूँ, यशका जी की शादी की वेडिंग प्लानर। और ये तूफान नहीं, खुशियों की एंट्री है। इतने बड़े घर में इतनी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। मैं तो यहाँ हंसी मस्ती और रौनक वापस लाने आई हूँ। उसकी बात सुनकर दादी की आंखें भर आई। सच तो ये था कि वो खुद भी बरसों से इस घर की बेरंग जिंदगी से परेशान थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बेटी, तुम्हें देखकर तो सच में लग रहा है जैसे इस घर में फिर से जान आ गई हो।
लेकिन जरा संभल कर रहना, अगर रुद्रांश ने ये सब देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। सानवी ने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कंधे उचकाए और हंसते हुए बोली, अरे दादी, वो मिस्टर सड़ियल तो अभी ऑफिस गए हैं ना, जब तक वापस आएंगे तब तक पूरा सेटअप तैयार हो चुका होगा, फिर चाहे जितना गुस्सा कर लें। अच्छा छोड़िए, पहले ये बताइए किचन किधर है? इतनी भागदौड़ के बाद मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। उसकी मासूम बात सुनकर दादी जोर से हंस पड़ी और खुद उसे किचन तक ले गई। कुछ ही देर में सानवी पूरे स्टाफ की फेवरेट बन चुकी थी। वो किसी से नौकर जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी, सबको नाम लेकर बुलाती, हंसी मजाक करती और खुद भी उनके साथ काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हवेली का पूरा माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले सिर्फ सन्नाटा था, वहाँ अब रंग बिरंगे पर्दे लटक गए थे। हर दरवाजे पर फूलों की मालाएं सज गई, आंगन में लाइट्स लगने लगी, म्यूजिक सिस्टम सेट हो गया और हर तरफ शादी की हलचल दिखाई देने लगी। शाम को जब रुद्रांश आहूजा पूरे दिन की मीटिंग्स खत्म करके घर लौटा तो गेट के अंदर कदम रखते ही उसके कदम अपने आप रुक गए। उसे कुछ पल के लिए लगा कि शायद वह गलती से किसी और घर आ गया है। जहां पहले हमेशा सन्नाटा रहता था, वहां इस समय फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाने बज रहे थे। आंगन में लोग हंसते हुए काम कर रहे थे। सीढ़ियों पर रंग बिरंगे कपड़े फैले हुए थे। हर तरफ गेंदे के फूलों की खुशबू थी और पूरा घर किसी शादी वाले फिल्मी सेट जैसा दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर उसका पारा एक सेकंड में चढ़ गया। उसने गुस्से में कार का हॉर्न कई बार बजाया, लेकिन तेज म्यूजिक की वजह से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वह गुस्से से कार का दरवाजा पटक कर अंदर गया और जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया, अभी इसी वक्त ये तमाशा बंद करो। उसकी भारी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। म्यूजिक बंद हो गया और सभी लोग डरकर वहीं रुक गए। लेकिन सानवी उस समय सीढ़ी पर खड़ी फूलों की लड़ी बांध रही थी। उसने आराम से पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, मिस्टर सड़ियल वापिस आ गए, वेलकम होम। कैसा लगा हमारा छोटा सा सरप्राइज? उसके बाद सुनकर रुद्रांश का गुस्सा और बढ़ गया। वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर उसके सामने पहुंचा और सख्त आवाज में बोला, मैंने साफ कहा था कि इस घर में कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये मेरा घर है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अभी इसी वक्त म्यूजिक बंद करो और ये सारा सामान हटाओ, वरना मैं खुद तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। सानवी बिल्कुल भी नहीं डरी। वो आराम से सीढ़ी से नीचे उतरी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कद में वह उससे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास के सामने ये फर्क बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, देखिए मिस्टर रुद्रांश, शादी वाले घर में अगर ढोल नहीं बजेगा, लोग नहीं हंसेंगे और मस्ती नहीं होगी तो फिर शादी कैसी? आपकी लाइफ चाहे फाइलों और मीटिंग्स में गुजरती हो, लेकिन हर इंसान आपकी तरह रोबोट नहीं होता। और जहाँ तक इस घर की बात है, जब तक शादी खत्म नहीं होती, ये मेरा वर्क प्लेस है, इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत मेरे रूल्स भी चलेंगे। अगर आपको आवाज़ से दिक्कत है तो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि म्यूज़िक तो बंद नहीं होने वाला। उसकी बेधड़क बात सुनकर रुद्रांश कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। आज तक किसी ने उसके ही घर में खड़े होकर उसे इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। उसने दबी हुई आवाज में कहा, तो तुम मुझे खुली चुनौती दे रही हो? तभी दादी बीच में आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, बस भी करो रुद्रांश, लड़की गलत नहीं कह रही। बरसों बाद इस घर में हंसी सुनाई दे रही है, थोड़ी रौनक आई है तो आने दो। अब जाकर कपड़े बदलो और आराम करो। खबरदार, जो तुमने इस बच्ची को कुछ कहा। दादी का साथ देखकर रुद्रांश के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने गुस्से से सानवी की तरफ देखा। उधर सानवी शरारत से उसे आंख मारकर मुस्कुरा रही थी। मजबूर होकर रुद्रांश वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने साफ सुन लिया जब सानवी दादी से हंसते हुए कह रही थी, देखा दादी, शेर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सही तरीके से हैंडल करो तो बिल्ली बन ही जाता है। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से में दांत भींच लिए। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गहरी सांस लेने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उस लड़की को तुरंत घर से बाहर निकलवा दे, लेकिन जाने क्यों उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल भी होने लगी थी। बरसों से शांत पड़े इस घर में पहली बार रंग लौटे थे, पहली बार हंसी गूंजी थी और उस
पूरी रौनक के बीच सानवी किसी रंग बिरंगी तितली की तरह इधर उधर उड़ती नजर आ रही थी। उसने आईने में खुद को देखा, अपनी टाई ढीली की और धीरे से खुद से बोला, नहीं रुद्रांश, इस लड़की से दूर रहना होगा। ये सिर्फ मुसीबत है और इसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यही मुसीबत धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली है। रात को डिनर के समय भी सानवी पूरे घर का माहौल बदले हुए थी। वो बिना झिझक सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कभी दादी से पुराने जमाने की बातें करती, कभी यशिका के साथ शादी की प्लानिंग शेयर करती, तो कभी स्टाफ के साथ हंसने लगती। उसकी वजह से पूरा डाइनिंग हॉल जिंदा लग रहा था। दूसरी तरफ रुद्रांश चुपचाप खाना खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी लड़की पर जा रहा था। सानवी जोश में बोली, मुझे लगता है मेहंदी की थीम पूरी ग्रीन रहेगी और दूल्हे राजा की एंट्री ऐसी करवाऊंगी कि लोग वीडियो बनाते रह जाएंगे। ये कहते हुए उसने चिकन का एक पीस हवा में लहराया। रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें खाने की तमीज नहीं है? कम से कम खाना खाते वक्त तो चुप रहा करो। सानवी ने आराम से निवाला निगला और मुस्कुराकर बोली, क्यों, मुंह बंद करके कैसे खाऊं? नाक से? और वैसे भी खाने का असली मजा तो बातें करते हुए आता है। आप तो ऐसे खाते हैं जैसे किसी ने सजा दी हो। उसकी बात सुनते ही रुद्रांश का सब्र टूट गया। उसने जोर से अपनी छुरी और कांटा प्लेट में रखा और कुर्सी पीछे खिसकाई और गुस्से में बोला, मेरा खाना खत्म हो गया। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही दादी ने हल्की मुस्कान के साथ सानवी से कहा, बेटी, तू इसे इतना क्यों छेड़ती रहती है? वो पहले से ही बहुत चिड़चिड़ा है। सानवी दादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, दादी, वो चिड़चिड़ा नहीं है, बस बहुत अकेला है। उसने खुद को इतनी दीवारों में कैद कर लिया है कि उसे हंसना तक याद नहीं रहा। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि वो भी इस घर की खुशियों का हिस्सा बन जाए। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब यही मिस्टर रॉबर्ट सबसे आगे खड़े होकर डांस करेंगे। उसकी बात सुनकर यशिका हंसते हंसते बोली, भाई, और डांस? ये तो नामुमकिन है। वो तो शायद अपनी ही शादी में भी 2 कदम ना चले। सानवी की आंखों में शरारत चमक उठी। उसने उंगली हवा में उठाकर पूरे आत्मविश्वास से कहा, नामुमकिन? ये शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब तो ये मेरा नया मिशन है, मिस्टर रॉबर्ट को दोबारा इंसान बनाना। ये कहते हुए उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली हो। अगले ही दिन उसने अपनी इस मिशन की शुरुआत भी कर दी। सुबह जब रुद्रांश हमेशा की तरह समय पर ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो उसकी नज़र अपनी चमचमाती काली लग्जरी कार पर पड़ी। कार के बोनेट पर ताजे फूलों का हार रखा था और सामने विंड स्क्रीन पर एक रंगीन स्टिकर चिपका हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुस्कुराइए, कोई आपको देख रहा है। ये देखकर रुद्रांश की भौहें सुगड़ गई। उसने झुंझलाकर स्टिकर खींचकर फेंक दिया और चारों तरफ देखने लगा कि आखिर ये हरकत किसने की है। तभी ऊपर टेरिस से सानवी की हंसती हुई आवाज आई, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबर्ट, हैव अ नाइस डे। उसने दोनों हाथ हिलाकर उसे फ्लाइंग किस की तरह हवा में इशारा किया। रुद्रांश ने बस एक गहरी नज़र उसकी तरफ डाली और बिना कुछ बोले कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट की उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसे अपनी मुस्कान का एहसास हुआ तो उसने तुरंत चेहरा फिर से सख्त बना लिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की की बेवकूफ़ियों पर उसे गुस्सा ज़्यादा आता है या हंसी। ये पहली बार था जब किसी की शरारत उसे पूरी तरह परेशान नहीं कर पा रही थी। शायद उसके दिल की जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच खड़ा आहूजा टावर हमेशा की तरह अपनी ऊंचाई और रुतबे से लोगों का ध्यान खींच रहा था। सूरज की रोशनी उसकी कांच की दीवारों पर पड़कर दूर तक चमक रही थी, लेकिन उसकी 20वीं मंजिल पर बने सीईओ ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह शांत, ठंडा और अनुशासन से भरा हुआ था। वहाँ हंसी की नहीं, सिर्फ काम की आवाज़ सुनाई देती थी। रुद्राक्ष अपनी बड़ी सी टेबल के पीछे बैठा लैपटॉप पर लगातार फाइलें देख रहा था। एक हाथ में पेन था और दूसरे हाथ की उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के
थाप दे रही थी। सुबह से ही उसका मूड खराब था क्योंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस डील में बार बार दिक्कतें आ रही थी। उसे अपनी प्लानिंग में जरा सी रुकावट भी पसंद नहीं थी। वो फाइल बंद करके उठने ही वाला था कि इंटरकॉम बजा। सामने से उसकी पर्सनल असिस्टेंट की आवाज़ आई, सर, मिस सानवी आपसे मिलना चाहती है। शादी के बजट से जुड़ी कुछ अप्रूवल चाहिए। रुद्रांश ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाया, ये लड़की भी आफत का दूसरा नाम है। एक दिन चैन से नहीं बैठ सकती। फिर उसने अनमने मन से कहा, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही सेकंड बाद कैबिन का दरवाजा खुला और हमेशा की तरह पूरे जोश के साथ सानवी अंदर दाखिल हुई। आज उसने चमकीले नारंगी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। बड़े बड़े झुमके हर कदम पर झूल रहे थे और चेहरे पर वही हमेशा वाली बेफिक्र मुस्कान थी। अंदर आते ही उसने बिना पूछे कुर्सी खींची, आराम से बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबर्ट, आज गुस्सा कम है या अभी भी फुल चार्ज हो? रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मिस्टर रॉबर्ट मत कहा करो, और ये क्या पहनकर आ जाती हो हर बार? ये ऑफिस है, कोई मेला नहीं। सानवी हंस दी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और बोली, अरे सर जी, आपको तो हर रंग से एलर्जी है, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया कीजिए। वैसे मैं आपका मूड ठीक करने नहीं आई हूँ, बस कुछ चेक साइन करवाने हैं। यशिका की मेहंदी के लिए कुछ स्पेशल फूल मंगवाने हैं और वो बाहर से आएंगे। रुद्रांश ने फाइल ली, खर्चे देखे और धीरे से बुदबुदाया, बेकार की फिजूल खर्ची। लेकिन अगले ही पल उसने बिना बहस किए साइन कर दिए, क्योंकि वह अपनी बहन की खुशी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। सानवी ने मुस्कुराकर फाइल उठाई और जाते जाते फिर एक तीर छोड़ दिया, वैसे आपकी कॉफ़ी बिल्कुल आपकी तरह है, बिना चीनी की और बहुत कड़वी। कभी उसमें थोड़ी मिठास भी मिला लिया कीजिए, जिंदगी आसान लगने लगेगी। ये कहकर वो हंसते हुए बाहर निकल गई। उसी समय रुद्रांश भी एक दूसरे विभाग की मीटिंग के लिए निकल रहा था। दोनों साथ साथ लिफ्ट तक पहुंचे। अंदर दाखिल होने के बाद रुद्रांश ने चुपचाप नीचे जाने वाला बटन दबा दिया, जबकि सानवी सामने लगे शीशे में अपने बाल और दुपट्टा ठीक करने लगी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच पूरी खामोशी रही। तभी अचानक 7वीं मंजिल के पास पहुंचते ही लिफ्ट एक जोरदार झटके से रुक गई। सारी लाइटें एक साथ बुझ गई और सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल उठी। चारों तरफ गुप अंधेरा और अजीब सी घुटन फैल गई। सानवी घबराकर बोली, अरे ये क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसके पास खड़ा रुद्रांश बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुका था। ये सिर्फ लिफ्ट का रुकना नहीं था, बल्कि उसके बचपन का सबसे डरावना सपना फिर से सामने आ गया था। बचपन में एक बार घंटों स्टोर रूम में बंद रहने की वजह से उसे बंद जगहों से डर यानी कि क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया था। जैसे ही उसने खुद को अंधेरी और बंद लिफ्ट में कैद पाया, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, माथे पर ठंडा पसीना झलक गया और उसे महसूस होने लगा कि जैसे दीवारें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हों। उसने घबराकर अपनी टाई ढीली की और टूटती हुई आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। सानवी ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी रुद्रांश के चेहरे पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने हमेशा पत्थर जैसा मजबूत समझा था, लेकिन इस समय उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे, सांसें बेकाबू थी और आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। सानवी तुरंत उसके पास पहुंची और घबराकर बोली, रुद्रांश क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जवाब देने की बजाय रुद्रांश ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी कलाई लाल पड़ गई। कांपती आवाज में वह सिर्फ इतना कह पाया, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अब सानवी समझ चुकी थी कि ये कोई सामान्य घबराहट नहीं बल्कि पैनिक अटैक है। उसने खुद का डर भुलाकर पूरी हिम्मत से स्थिति संभाली। वो उसके सामने खड़ी हुई और बेहद नरम आवाज़ में बोली, रुद्रांश मेरी तरफ देखिए, कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। थोड़ी देर में जनरेटर चालू हो जाएगा, आप बस धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए। लेकिन रुद्रांश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।
तभी सानवी को अपनी जेब में रखी कैंडी याद आई। वो हमेशा शुगर कम होने की वजह से टॉफियाँ साथ रखती थी। उसने जल्दी से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली कैंडी निकाली, उसका रैपर फाड़ा और रुद्रांश की तरफ बढ़ाई। उसने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन सानवी ने प्यार से डांटते हुए कहा, जिद मत कीजिए, बस इसे मुंह में रख लीजिए। और बिना उसकी इजाज़त का इंतजार किए उसने कैंडी उसके मुंह में डाल दी। कुछ ही पलों में मीठा स्वाद उसकी जीभ पर घुलने लगा और उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए डर से हट गया। सानवी लगातार उससे बातें करती रही, और देखो मैं यही हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अच्छा ये बताओ, बचपन में कौन सा कार्टून देखते थे, टॉम एंड जेरी या स्कूबी डू? मुझे तो स्कूबी डू बहुत पसंद था। मैं भी बचपन में अंधेरे से बहुत डरती थी। फिर मम्मी कहती थी अंधेरा कोई राक्षस नहीं होता, बस रोशनी थोड़ी देर आराम करने वह चली जाती है। वो जानबूझकर उल्टी सीधी मजेदार बातें करती रही ताकि रुद्रांश का ध्यान डर से हट जाए। फिर उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन सानवी ने उसे मजबूती से थाम रखा और एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। रुद्रांश की नजरें कुछ पल के लिए सानवी के चेहरे पर ठहर गई। लिफ्ट में जल रही हल्की सी इमरजेंसी लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में ना डर था, ना घबराहट और ना किसी तरह का मजाक। वहाँ सिर्फ सच्ची चिंता और अपनापन दिखाई दे रहा था। शायद पहली बार किसी ने उसके रुतबे को नहीं, बल्कि उसके दर्द को देखा था। धीरे धीरे उसकी तेज चलती सांसें सामान्य होने लगी। स्ट्रॉबेरी कैंडी की मिठास और सानवी की लगातार चलती बातें उसके डर की दीवार को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। करीब 2 मिनट बाद जनरेटर चालू हो गया। लिफ्ट की लाइटें दोबारा जल उठी और कुछ ही सेकंड में लिफ्ट फिर से नीचे चल पड़ी। रुद्राक्ष ने लंबी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, और तभी उसे एहसास हुआ कि सानवी अब भी उसका हाथ मजबूती से थामे खड़ी है। अपनी कमजोरी किसी के सामने खुल जाना उसके लिए सबसे बड़ी हार जैसा था। उसने हल्के से अपना हाथ पीछे खींच लिया और नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में बोला, थैंक यू। उसकी आवाज में पहली बार अकड़ नहीं थी। सानवी ने उसे गौर से देखा, लेकिन इस बार उसने ना कोई ताना मारा और ना कोई मजाक उड़ाया। बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं मिस्टर रॉबर्ट, कभी कभी मशीनें भी हैंग हो जाती हैं, इंसान तो फिर भी इंसान है। उसकी ये बात सुनकर माहौल खुद ब खुद हल्का हो गया। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, रुद्राक्ष बिना पीछे देखे तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन इस बार उसके दिल की धड़कनें डर की वजह से नहीं, बल्कि उस अजीब से एहसास की वजह से तेज थी जो कुछ मिनट पहले उस बंद लिफ्ट में जन्म ले चुका था। सानवी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी देख ली थी, फिर भी उसने उसका मजाक नहीं बनाया, किसी से कुछ नहीं कहा और उसकी इज्जत बचा ली। ये बात रुद्राक्ष के लिए बिल्कुल नई थी। शाम को घर लौटने के बाद भी उसका मन काम में नहीं लगा। वो अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा नीचे लॉन में चल रही मेहंदी की तैयारियां देखने लगा। पूरे घर में ढोलक की थाप गूंज रही थी, लड़कियां हंस रही थी, गाने बज रहे थे और हर तरफ रौनक बिखरी हुई थी। उसी भीड़ के बीच सानवी हरे रंग के खूबसूरत शरारे में इधर उधर भागती हुई सबको निर्देश दे रही थी। कभी किसी की मेहंदी ठीक करवा रही थी, कभी फूल सजवा रही थी, तो कभी खुद बच्चों के साथ हंसने लगती। उसकी खिलखिलाहट की आवाज़ सीधे रुद्राक्ष के कानों तक पहुंच रही थी। पहले यही आवाज़ उसे सरदर्द लगती थी, लेकिन आज उसी हंसी में उसे घर की धड़कन सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि नीचे जाकर उसका शुक्रिया कह दे, मगर अगले ही पल उसका अहंकार बीच में आ खड़ा हुआ। उसने खुद को समझाया उसने जो किया वो सिर्फ इंसानियत थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसकी नज़रें बार बार उसी लड़की पर जाकर रुक जाती थी जो किसी रंग बिरंगी तितली की तरह पूरे घर में खुशियां बिखेर रही थी। उधर मेहंदी की महफिल अपने पूरे रंग में थी। तभी वहां मौजूद एक लड़की के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। वो थी प्रीति, जो रुद्राक्ष के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। बचपन से ही उसे लगता था कि एक दिन वो इस घर की बहू बनेगी। वह खुद को पहले ही आहूजा परिवार का हिस्सा मानने लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने देखा कि दादी और यशिका हर छोटी बड़ी बात में सानवी को अहमियत दे रही है।
और आज जब उसने अपनी आंखों से देखा कि रुद्राक्ष बालकोनी में खड़ा लगातार सानवी को देख रहा है तो उसके अंदर की जलन और बढ़ गई। उसी पल उसने सानवी को सबके सामने बदनाम करने की ठान ली। वो मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची जहां सानवी स्टेज के पास फूलों की सजावट ठीक कर रही थी। सुनो, जरा इधर आओ, प्रीति ने आवाज लगाई। सानवी मुस्कुराकर उसकी तरफ आई और बोली, जी दीदी। प्रीति ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, मुझे दीदी मत कहा करो। खैर, मेरी डायमंड रिंग थोड़ी ढीली हो गई है, मैं इसे अभी इस टेबल पर रख रही हूँ, तुम इसका ध्यान रखना, डांस खत्म होते ही मैं वापस ले लूंगी। सानवी ने बिना किसी शक के सिर हिलाया। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद उसे किचन में जरूरी काम से जाना पड़ा। जाते जाते उसने अंगूठी को टिश्यू पेपर के नीचे सुरक्षित रख दिया और पास खड़ी एक नौकरानी से भी कह दिया कि इस पर नजर रखें। जैसे ही सानवी वहां से गई, प्रीति ने चारों तरफ देखा। मौका बिल्कुल सही था। उसने चुपके से अंगूठी उठाई और जाकर उसे सानवी के पर्स में डाल दिया, जो पास की साइड टेबल पर रखा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद अचानक पूरे हॉल में उसकी तेज आवाज गूंज उठी, मेरी डायमंड रिंग, मेरी 5 लाख की रिंग गायब हो गई। उसकी आवाज सुनते ही हर कोई उसकी तरफ भागा। दादी भी घबरा गई और बोली, बेटा आराम से देखो, यहीं कहीं रखी होगी। लेकिन प्रीति मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मैंने यहीं रखी थी और इसकी जिम्मेदारी इसी लड़की को दी थी। उसने सबके सामने उंगली उठाकर सानवी की तरफ इशारा कर दिया, जो अभी अभी किचन से वापस आई थी। सानवी एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने घबराकर टेबल देखी, टिश्यू हटाया, लेकिन वहां अंगूठी नहीं थी। वो परेशान होकर बोली, अरे अभी तो यही थी, मैंने खुद रखी थी। प्रीति ने मौका देखते ही जहरीली आवाज में कहा, अंगूठी गायब होनी ही थी। जब रखवाला ही चोर निकले, ऐसे ही लोग अमीरों घर में काम करने आते हैं और मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। मुझे तो पहले दिन से इस पर शक था। ये सुनते ही सानवी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, खबरदार, जो मुझे चोर कहा। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। यशिका तुरंत बीच में आई और बोली, प्रीति तुम हद कर रही हो, सानवी ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन प्रीति कहाँ रुकने वाली थी। वो ऊंची आवाज में बोली, तो फिर तलाशी ले लेते हैं, अभी सब सच सामने आ जाएगा। इतना कहकर उसने बिना किसी की इजाजत के आगे बढ़कर सानवी का पर्स उठा लिया। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने सबके सामने पर्स उल्टा कर दिया। अगले ही पल लिपस्टिक, कंघी, रुमाल, कुछ टिश्यू और बाकी सामान के साथ वही चमचमाती डायमंड रिंग फर्श पर गिरकर लुढ़क गई। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त रोक लिया हो। सानवी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अंगूठी उसके पर्स में आई कैसे। कांपती आवाज में वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मैंने नहीं ली, भगवान की कसम मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता ये मेरे पर्स में कैसे आई। वो रोते हुए दादी के पास पहुंची और लगभग गिड़गिड़ाकर बोली, दादी आप तो मुझे जानती हैं ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं चोरी कभी नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त सबूत उसी के खिलाफ खड़ा था। दादी भी कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई। प्रीति ने होठों पर जीत वाली मुस्कान लाते हुए कहा, देख लिया ना सबने, मैं पहले ही कह रही थी कि ये लड़की चोर है। अभी पुलिस बुलाइए और इसे इसी वक्त घर से बाहर निकलवाइए। मेरी 5 लाख की अंगूठी चुराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। इतना कहकर उसने गुस्से में सानवी के कंधे पर जोर से धक्का दे दिया। सानवी लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी और खुददारी थी और आज वही सबके सामने मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी मजबूरी, उसका कर्ज, घर की हालत, सब आज उसके खिलाफ सबूत बनकर खड़े थे। कुछ देर पहले तक जिस लड़की की हंसी से पूरा घर गूंज रहा था, वही आज सबकी नजरों में एक चोर बनकर कटघरे में खड़ी थी। अभी के अभी पुलिस बुलाइए, प्रीति गुस्से में मोबाइल निकालते हुए चीखी। तभी पूरे हॉल में एक भारी रौबदार आवाज गूंज उठी, कोई पुलिस नहीं आएगी, रुक जाओ। उस आवाज के साथ ही हर किसी की नज़र सीढ़ियों की तरफ उठ गई। वहां से रुद्रांश आहूजा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। वो सीधे भीड़ के बीच पहुंचा और बिना कुछ कहे पहले जमीन पर पड़ी डायमंड रिंग उठाई, फिर एक पल के लिए रोती हुई सानवी को देखा और आखिर में उसकी नज़र प्रीति पर जाकर ठहर गई। प्रीति तुरंत मासूम बनते हुए बोली, रुद्रांश देखिए ना, इस लड़की ने मेरी 5 लाख की अंगूठी चुरा ली, इसके पर्स से निकली है। रुद्रांश ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अंगूठी उठाकर प्रीति की हथेली पर रख दी और बेहद ठंडे लहजे में बोला, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना सीखो और किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचा करो। प्रीति तिलमिला उठी, लेकिन अंगूठी तो इसके पर्स से निकली है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? ये लड़की चोर है। इस बार रुद्रांश एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सख्त थी। अपनी जुबान संभालो प्रीति, सानवी चोरी नहीं कर सकती। ये सुनते ही पूरा हॉल सन रह गया। किसी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि रुद्रांश आहूजा खुलेआम किसी के लिए इस तरह खड़ा होगा। सानवी भी आंसुओं से भरी आंखों से उसे हैरानी से देख रही थी। वही आदमी जिसे वो हर वक्त मिस्टर रॉबर्ट कहकर चिढ़ाती थी, आज उसके सम्मान की ढाल बनकर खड़ा था। प्रीति ने झुंझलाकर पूछा, आपको इस पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है? रुद्रांश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, क्योंकि अब मैं इसे पहचानता हूँ। ये लड़की शरारती हो सकती है, बहुत बोलती हो सकती है, जिद्दी भी हो सकती है, लेकिन बेईमान नहीं हो सकती। जिस लड़की ने मेरे सामने लाखों का नुकसान होने के बाद भी सिर झुकाने की बजाय आंखों में आंखें डालकर बात की थी, वो 5 लाख की अंगूठी चुराकर यूं खामोश खड़ी नहीं रहती। इसके अंदर लालच नहीं है, इसके अंदर सिर्फ खुददारी है, और इंसानों को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं करता। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि पूरे हॉल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी सवाल पूछने की। फिर उसने दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया और बोला, और अगर किसी को अब भी शक है तो कैमरे की फुटेज सब सच बता देगी। और ये अंगूठी यहाँ से इसके पर्स तक कैसे पहुँची? कैमरे का नाम सुनते ही प्रीति का चेहरा पल भर में उड़ गया। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उस जगह कैमरा लगा हुआ है। उसकी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। रुद्रांश ने उसके बदलते चेहरे के भाव देख लिए। वो धीमे से बोला, अगर फुटेज में सच कुछ और निकला ना प्रीति, तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब प्रीति पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं, शायद मुझसे ही कहीं गलती हो गई होगी, हो सकता है मैंने खुद ही रख दी हो और भूल गई हूँ। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दादी का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी गलती छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर रुद्रांश समय पर ना आता तो आज इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। बेइज्जत होकर प्रीति वहां से चली गई। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जो लोग सानवी को शक की नज़र से देख रहे थे, अब वही लोग अफसोस और हमदर्दी से उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन सानवी अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रुद्रांश धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अपनी जेब से साफ रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, पहले अपने आंसू पोंछो। सच कहूँ, तुम्हारे चेहरे पर आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम जब हंसती हो ना, तब ज़्यादा अच्छी लगती हो। हालांकि तुम्हारी वही हंसी मेरे सर में दर्द जरूर कर देती है। उसकी आखिरी बात सुनकर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। सानवी ने कांपते हाथों से रुमाल लिया और भराई हुई आवाज़ में बोली, थैंक यू मिस्टर रॉबर्ट। मुझे लगा था आप भी बाकी सबकी तरह मुझे चोर समझ लेंगे। रुद्रांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बोला, मुझे तुम्हारे बारे में फैसला करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम चीज़ें नहीं चुराती। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर, हाँ, लोगों का चैन जरूर चुरा लेती हो, मेरा सुकून तो तुम पहले ही ले चुकी हो, अब अंगूठी चुराकर क्या करती? ये सुनते ही सानवी के आंसुओं के बीच भी मुस्कान खिल उठी। कुछ पल पहले तक जो माहौल बोझिल था, उसमें फिर से हल्की सी गर्माहट लौट आई। रुद्रांश बिना कुछ और कहे वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन आज उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। उसे लग रहा था कि उसने पहली बार अपने अहंकार से ऊपर उठकर सही इंसान का साथ दिया, और बदले में सानवी की आंखों में जो भरोसा और कृतज्ञता उसने देखी थी,
वो किसी भी करोड़ों के बिजनेस डील से नहीं कई ज़्यादा कीमती थी। अपने कमरे में पहुंचकर वह बालकोनी में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद नीचे से फिर ढोलक की थाप और हंसी की आवाज़ें आने लगी, लेकिन इस बार वो शोर नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर धुन सीधे उसके दिल तक पहुंच रही हो। नीचे खड़ी सानवी ने ऊपर देखा। जब उसकी नज़र रुद्रांश से मिली तो उसने मुस्कुराकर दोनों हाथों से हवा में दिल का छोटा सा इशारा बनाया, जैसे बिना शब्दों के सिर्फ एक थैंक यू कहना चाहती हो। रुद्रांश ने बिना कोई जवाब दिए वह चुपचाप अंदर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान बता रही थी कि उसके अंदर जमी बर्फ अब सच में पिघलने लगी है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़की सिर्फ शादी सजाने नहीं आई, बल्कि उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरने आई है। फिर भी उसका दिल इस एहसास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि ये सिर्फ इंसानियत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर ये सिर्फ इंसानियत होती तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल इस तरह क्यों टूटता? अगर ये सिर्फ हमदर्दी होती तो उसकी मुस्कान देखकर उसे सुकून क्यों मिलता? शायद दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनना शुरू हो गया था जिससे किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी। वो भरोसे, अपनेपन और अनकहे एहसासों की डोर से जुड़ चुका था। अगली सुबह जब सानवी नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से हल्की सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी वही पुरानी मुस्कान थी। रुद्रांश पहले से वहां बैठा अखबार पढ़ रहा था। सानवी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी और टोस्ट उठाकर खाने लगी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रुद्रांश ने अखबार के पीछे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज इतनी चुप क्यों हो? कोई नया तूफान आने वाला है क्या? सानवी ने बिना उसकी तरफ देखे हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस सोच रही थी कि आप उतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। रुद्रांश ने अखबार नीचे रखा और गंभीर बनते हुए बोला, ज़्यादा गलतफहमी मत पालना, मैं अभी भी वही हूँ, तुम्हारा बॉस, और अगर काम में जरा सी भी गलती हुई तो कल वाली हिमायत भूल जाऊंगा। सानवी हंस पड़ी, जी बॉस, आपकी धमकियां अब पुरानी हो गई हैं, कभी कुछ नया भी ट्राई कर लीजिए। रुद्रांश ने सिर झटकते हुए कॉफ़ी का घुट लिया, लेकिन आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि कॉफ़ी में चीनी कम होने के बावजूद स्वाद फीका नहीं लग रहा। शायद वजह सामने बैठी वो लड़की थी जिसकी मौजूदगी ही पूरे माहौल में मिठास घोल देती थी, और वह ये भी महसूस करने लगा था कि अब उसे इस मिठास की आदत पड़ती जा रही है। आगे ये आदत मोहब्बत बनेगी या फिर कोई नई गलतफहमी दोनों के बीच दीवार खड़ी कर देगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ थी, रुद्रांश आहूजा के दिल के बंद दरवाजे पर इश्क दस्तक दे चुका था, और अब उसे रोक पाना शायद खुद रुद्रांश के बस में भी नहीं था। मुंबई की वो रात अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान से लगातार तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा पूरे आहूजा मैंशन को एक अलग ही सुकून से भर रही थी। हवेली की विशाल छत पर रुद्रांश आहूजा हाथ में गर्म कॉफ़ी का मग लिए रेलिंग के सहारे खड़ा दूर तक गिरती बारिश को चुपचाप निहार रहा था। कुछ दिनों पहले तक उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स और करोड़ों की डील्स घूमती थी, लेकिन अब उसकी हर सोच का केंद्र कोई और नहीं बल्कि सानवी बन चुकी थी। उधर सानवी नीचे शादी की तैयारियों का आखिरी जायजा लेकर छत पर रखे डेकोरेशन के सामान को बारिश से बचाने आई थी। जैसे ही उसकी नज़र अकेले खड़े रुद्रांश पर पड़ी, उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वो धीरे से उसके पास जाकर मुस्कुराई और बोली, क्या बात है मिस्टर रॉबर्ट, आज भी नींद नहीं आई? रुद्रांश हल्का सा चौंका और उसकी तरफ मुड़ा। आज उसके चेहरे पर हमेशा वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी थकान और अनकही उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नींद तो आई ही नहीं। इतना कहकर वो फिर बारिश की तरफ देखने लगा। सानवी भी उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले बारिश देखते रहे। ये खामोशी अब अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद सानवी ने मुस्कुराकर पूछा, आपको बारिश पसंद है? रुद्रांश ने हल्की सांस छोड़ी और बोला, पहले बिल्कुल नहीं, मुझे इसका शोर परेशान करता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों यही शोर अच्छा लग रहा है। सानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, ऐसा क्यों?
रुद्राक्ष कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार अपने दिल का बंद दरवाजा खोलते हुए बोला, क्योंकि अब मेरे अंदर का शोर बाहर की बारिश से कई ज्यादा बड़ा हो चुका है। बचपन से इस घर में सिर्फ लड़ाइयों की आवाजें सुनी हैं, मम्मी पापा की चीखें, टूटते सामान की आवाजें। मैं अपने कमरे में जाकर कान बंद कर लिया करता था। तभी तय कर लिया था कि जिंदगी में सिर्फ खामोशी होगी, कोई भावना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तुमने आते ही मेरी बनाई हुई सारी दीवारें गिरा दी। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द साफ महसूस हो रहा था। सानवी की आंखें भी नम हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ रुद्राक्ष के हाथ पर रख दिया और प्यार से बोली, खामोशी अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। आपने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप दोबारा जीना सीखें। हर शोर बुरा नहीं होता, कुछ आवाज़ें घर को घर बनाती हैं। अपनों की हंसी, रिश्तों की गर्माहट और खुशियों का शोर भी जिंदगी का हिस्सा होता है। रुद्राक्ष ने पहली बार बिना झिझक उसके हाथ को महसूस किया और धीरे से मुस्कुराया। शायद अब मुझे शोर से नहीं, तुम्हारी आदत हो गई है। ये बात उसके मुंह से अनजाने में निकल गई। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। बारिश की बूंदें उनके आसपास गिर रही थी और वक्त जैसे वहीं ठहर गया था। सानवी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने घबराकर नजरें झुका ली और जल्दी से बोली, मैं नीचे देखती हूँ, कुछ काम बाकी है। इतना कहकर वो तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ चली गई। रुद्राक्ष वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर बरसों बाद दिल से निकली मुस्कान थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी जिंदगी सानवी के बिना अधूरी है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आहूजा मेंशन में एक नया तमाशा होने वाला था। नाश्ते की टेबल पर दादी, यशिका और रुद्राक्ष बैठे थे। सानवी रसोई से गरम गरम पराठे लेकर आई और सबको परोसने लगी। रोज की तरह रुद्राक्ष भी अपने ब्लैक कॉफी उठाई और बिना देखे एक बड़ा घुट भर लिया। अगले ही पल उसका चेहरा अजीब सा बन गया। उसने तुरंत कॉफी बाहर थूक दी और जोर जोर से खांसने लगा। ये क्या है? वो पानी पीते हुए चिल्लाया। कॉफी में नमक और लाल मिर्च किसने डाली? उसकी नज़र सीधे सानवी पर जाकर रुकी, जो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाकर हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष ने कुर्सी पीछे सरकाते हुए गुस्से का नाटक करते हुए बोला, सानवी, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना सुनते ही सानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी और भागते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपकी फीकी जिंदगी में थोड़ा सा स्वाद मिला दिया। इतना कहकर वह पूरे हॉल में दौड़ने लगी और रुद्राक्ष भी उसके पीछे भाग पड़ा। हवेली के नौकर हैरान थे कि उनका हमेशा गंभीर रहने वाला मालिक आज बच्चों की तरह पूरे घर में दौड़ रहा था। सानवी कभी सोफे के पीछे छिपती, कभी कुर्सियों के बीच से निकल जाती और जोर जोर से हंसती रहती। दादी और यशिका दोनों हंस हंसकर लोटपोट हो रही थी। दादी ने मजाक में आवाज़ लगाई, रुद्राक्ष बेटा, आज इसे छोड़ना मत, बहुत परेशान करती है। आखिर कई चक्कर लगाने के बाद सीढ़ियों के पास रुद्राक्ष ने सानवी का हाथ पकड़ ही लिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। सानवी अब भी हंस रही थी और रुद्राक्ष उसे देखकर पहली बार खुलकर मुस्कुरा रहा था। सानवी ने हंसते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। बस बस कर दीजिए मिस्टर रॉबर्ट, मैं हार मानती हूँ। रुद्राक्ष भी तेज तेज सांस ले रहा था। भागते भागते उसने सानवी के दोनों कलाइयाँ पकड़ ली थी। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो ना? रुद्राक्ष ने नकली गुस्से में पूछा। सानवी मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। जिस दिन मैं शरारत करना छोड़ दूंगी, उसी दिन आप फिर से पुराने वाले बोरिंग मिस्टर रॉबर्ट बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष की पकड़ अपने आप ढीली पड़ गई। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस लड़की की हंसी और इसकी नटखट बातें अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हैं। पूरे घर में ठहाके गूंज रहे थे। आहूजा मेंशन, जो कभी सन्नाटे का दूसरा नाम था, आज खुशियों से महक रहा था। लेकिन जिंदगी में खुशी और गम कभी अकेले नहीं आते। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ पहुंचा। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सज चुकी थी। रंग बिरंगी रोशनियां, फूलों की खुशबू, मेहमानों की रौनक और संगीत की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। सानवी अपनी पूरी टीम के साथ हर छोटी बड़ी व्यवस्था संभाल रही थी। हल्के गुलाबी लहंगे में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष की नजरें बार बार अनायास ही उसी पर जाकर ठहर जाती थी।
उसके दिल में कई बार ख्याल आया कि सबके सामने अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार उसकी झिझक उसे रोक लेती। तभी बारात आ गई और शादी की रस्में शुरू होने लगी। अचानक एक तेज चरमराहट की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। छत पर टंगा विशाल और बेहद भारी झूमर अपनी जगह से ढीला होकर नीचे खिसकने लगा। उसकी सीधी दिशा में सानवी खड़ी थी, जो मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त थी। किसी और की नज़र उस तरफ नहीं गई, लेकिन रुद्राक्ष ने खतरे को तुरंत भांप लिया। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, सानवी हटो वहां से। उसकी आवाज़ सुनकर सानवी ने घबराकर ऊपर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झूमर तेजी से नीचे गिर रहा था। वह डर से बिल्कुल जड़ हो गई। अगले ही पल रुद्राक्ष बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ भागा और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सानवी फर्श पर गिर गई, लेकिन उसी पल झूमर का भारी हिस्सा सीधे रुद्राक्ष पर आ गिरा। कांच टूटने की भयानक आवाज के साथ पूरा हॉल चीखों से भर गया। सानवी ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्राक्ष खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसकी बांह और टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वह बेहोश था। रुद्राक्ष सानवी की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। वह बदहवास होकर उसकी तरफ दौड़ी, उसका सर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ खून से लाल हो चुके थे। यशिका रोते हुए बार बार एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्ला रही थी। कुछ ही देर में रुद्राक्ष को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के सफ़ेद कमरे में मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की गंध फैली हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि खतरा टल चुका है, लेकिन चोटें काफ़ी गहरी थीं। सानवी पूरे समय दरवाजे के पास खड़ी रोती रही। उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा पूरी तरह उतर गया था। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष को होश आया। उसने मुश्किल से आंखें खोली और सबसे पहले सामने खड़ी सानवी को देखा। कमजोर आवाज में बोला, पानी। सानवी तुरंत उसके पास पहुंची और कांपते हाथों से उसे पानी पिलाया। फिर गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोली, आप बिल्कुल पागल हैं, ऐसा कौन करता है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। रुद्राक्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो मेरी हीरोइन घायल हो जाती और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी बात सुनते ही सानवी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और सिसकते हुए बोली, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी जी नहीं पाती। रुद्राक्ष ने उसके हाथ को हल्के से दबाया और मुस्कुराकर कहा, अरे अभी तो मुझे तुम्हारे हाथ की नमक वाली कॉफ़ी और भी कई बार पीनी है। दोनों की आंखों में उस पल सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बिना कुछ कहे ही उनके दिल एक दूसरे के हो चुके थे। कुछ दिनों बाद यशिका की शादी खुशी खुशी पूरी हो गई और रुद्राक्ष भी अस्पताल से वापस घर लौट आया। लेकिन अब वह दिन आ गया था जिससे सानवी सबसे ज़्यादा डर रही थी। उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। अब उसे इस घर और इन लोगों से विदा लेना था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष फिर से अपने पुराने अहंकार के पीछे छिपने लगा। उसे डर था कि अगर उसने सानवी को रोकने की कोशिश की और उसने मना कर दिया तो वह टूट जाएगा। यही डर उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ गया। उसने खुद को समझा लिया कि एक बड़े बिजनेसमैन और एक मिडिल क्लास लड़की की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। आखिर विदाई का समय भी आ गया। सानवी अपना सामान लेकर लॉन्च में खड़ी थी। दादी की आंखें नम थी, लेकिन सानवी की नज़र सिर्फ सीढ़ियों पर टिकी थी, जहां से रुद्राक्ष धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसने फिर वही महंगा 3-पीस सूट पहन रखा था और चेहरे पर पहले जैसी ठंडी गंभीरता लौट आई थी, जैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ बदला ही ना हो। वह सानवी के सामने आकर रुका, जेब से चेकबुक निकाली, एक बड़ी रकम का चेक भरा और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारी फीस और कुछ एक्स्ट्रा। इतने दिनों तक जो ड्रामा किया उसके लिए बोनस समझ लो। ये शब्द तीर बनकर सीधे सानवी के दिल में उतर गए। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। ड्रामा? उसकी आवाज़ कांप गई। रुद्राक्ष ने नजरें फेर ली और बोला, जो फिक्र दिखाई, जो हंसी मजाक किया, वो सब तुम्हारे काम का हिस्सा था ना? अच्छा काम किया तुमने, अब जा सकती हो। सानवी के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। अस्पताल में उसके लिए धड़कने वाला वही इंसान आज उसे एक अजनबी की तरह पैसे देकर विदा कर रहा था। उसने कांपते हाथों से चेक लिया, कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल
उसके कई टुकड़े करके रुद्राक्ष के पैरों में फेंक दिए। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मिस्टर रुद्राक्ष आहूजा, आपको लगता है आपकी दौलत दुनिया की हर चीज खरीद सकती है? क्या जज्बात खरीद सकते हैं क्या? क्या भरोसे खरीद सकते हैं क्या? क्या मोहब्बत खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप बहुत गरीब हैं। आपके पास सिर्फ पैसा है लेकिन दिल नहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने भराई आवाज में कहा, रखिए अपनी दौलत, अपना घमंड और अपनी तन्हाई। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। आप हमेशा खुश रहिए अपने इस बड़े लेकिन वीरान महल में। इतना कहकर सानवी मुड़ी और तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों के पास पड़ा फटा हुआ चेक उसकी टूटी हुई मोहब्बत और बिखरे हुए अहंकार की गवाही दे रहा था। दादी ने गहरी सांस ली, मायूस नजरों से अपने पोते को देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। उन्हें समझ आ चुका था कि इस बार चोट शरीर पर नहीं, सीधे उसके दिल पर लगी है। रुद्राक्ष आहूजा के घर में एक बार फिर वही मनहूस सन्नाटा लौट आया था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा उसे सुकून नहीं बल्कि हर पल भीतर से तोड़ रहा था। सानवी के जाने के बाद पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर ये 7 दिन रुद्राक्ष के लिए किसी सदी से कम नहीं थे। आहूजा मैंशन का हर कमरा, हर दीवार, हर कोना उसे सिर्फ उसी की याद दिलाता था। सुबह उठते ही उसे लगता जैसे अभी कहीं से वही चमकती हुई आवाज़ आएगी, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबर्ट। लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती। ऑफिस में लिफ्ट देखते ही उसे वो दिन याद आ जाता जब पैनिक अटैक के दौरान सानवी ने एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी कैंडी देकर उसे संभाला था। अनजाने में उसका हाथ जेब में चला जाता जहां वही कैंडी अब तक संभाल कर रखी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर रखी ब्लैक कॉफ़ी भी अब फीकी लगती थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि कॉफ़ी का स्वाद चीनी से नहीं, साथ से मीठा होता है। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। बिजनेस मीटिंग में उसका ध्यान नहीं लगता था। करोड़ों के सौदे उसके सामने पड़े रहते, लेकिन उसकी नज़र कहीं खोई रहती। आंखों के नीचे काले घेरे उतर आए थे और वह एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। एक रात वह अपने कमरे में अंधेरे में अकेला बैठा था। दादी अंदर आई, उन्होंने लाइट जलाई और रुद्राक्ष की हालत देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रुद्राक्ष बेटा, अब तक अपनी अना की आग में खुद को जलाते रहोगे। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई, तुमने उसे जाने दिया। याद रखना, अना इंसान को बादशाह तो बना देती है, लेकिन उस बादशाह के पास कोई अपना नहीं बचता। मोहब्बत में झुकने वाला कभी हारता नहीं, वही सबसे बड़ी जीत है। अभी भी वक्त है, जाओ उसे वापस ले आओ। दादी की बातें रुद्राक्ष के दिल में आखिरी दीवार भी तोड़ गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और पहली बार खुलकर रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जिस लड़की ने उसके सूने घर में हंसी लुटाई, उसके दिल में रंग भरे, उसकी कमजोरियों को छुपाया और बिना किसी स्वार्थ के हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसी को उसने अपनी दौलत और अहंकार से तोल लिया। अगले ही पल वह एक झटके से उठा, ड्राइवर से कार की चाबी ली और खुद गाड़ी चलाते हुए रात के अंधेरे में निकल पड़ा। बारिश से भीगी मुंबई की सड़कों पर वह पागलों की तरह सिर्फ एक ही पते की तलाश कर रहा था। कई लोगों से पूछते पुछाते आखिरकार वह एक तंग गली में बने छोटे से पुराने मकान के सामने पहुंचा। दरवाजे का नीला रंग उखड़ा हुआ था, लेकिन आज उसे वही घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर लग रहा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने सानवी खड़ी थी, साधारण से कपड़ों में, सूजी हुई आंखों के साथ, लेकिन पहले की तरह ही मासूम और खूबसूरत। उसे देखकर सानवी एक पल के लिए चौंक गई। आप यहाँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, मुट्ठी बंद करके आगे बढ़ाई और धीरे धीरे उसे खोला। उसकी हथेली पर कोई हीरे की अंगूठी नहीं, बल्कि वही छोटी सी स्ट्रॉबेरी कैंडी रखी थी। सानवी की आंखें तुरंत भर आई। रुद्राक्ष की आवाज़ भी कांप रही थी। सानवी, उस दिन तुमने मुझे सिर्फ एक कैंडी नहीं दी थी, तुमने मुझे जीना सिखाया था। मेरे घर की रौनक, मेरी हंसी, मेरी सुकून, सब कुछ तुम अपने साथ ले गई। मैं अपनी अना से हार गया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अगर हो सके तो एक बार फिर मेरे घर को घर बना दो, प्लीज़ वापिस चलो। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
ये वही रुद्राक्ष आहूजा था जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, मगर आज अपनी मोहब्बत के सामने सिर झुकाए खड़ा था। सानवी काफ़ी देर तक उसकी आंखों में देखती रही। वहाँ उसे पहली बार सिर्फ सच्चा पछतावा और बेइंतहा प्यार दिखाई दिया। उसका दिल पिघल गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर थोड़ा नखरा दिखाया। इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी मिस्टर रॉबर्ट, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। रुद्रांश ने बिना एक पल गवाए कहा, हर शर्त मंजूर है। सानवी मुस्कुराई। पहली शर्त, आपकी अलमारी का आधा हिस्सा मेरा होगा और उसमें सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े होंगे। अब पूरे घर में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। रुद्रांश भी मुस्कुरा दिया। पूरी अलमारी क्या, पूरा कमरा तुम्हारा होगा। सानवी ने दूसरी उंगली उठाई और दूसरी शर्त, रोज मेरी बकबक सुननी पड़ेगी और महीने में कम से कम एक बार मेरी बनाई हुई नमकीन कॉफ़ी भी पीनी पड़ेगी। इस बार रुद्रांश दिल खोलकर हंस पड़ा। जिंदगी भर सुनूंगा तुम्हारी हर बात, हर शिकायत, हर शरारत और हर बकवास। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। सानवी ने उसकी हथेली से स्ट्रॉबेरी कैंडी उठाई, उसका रैपर खोला और मुस्कुराते हुए कैंडी उसके मुंह में रख दी। मुंह मीठा कीजिए पार्टनर, डील पक्की। अगले ही पल रुद्रांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सानवी भी मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। उसी समय आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई हो। उस रात सिर्फ दो दिल नहीं मिले थे, बल्कि एक जिद हार गई थी, एक अना टूट गई थी और एक इश्क आखिरकार जीत ही गया था। तो दोस्तों, आज की ये भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्यार, भावनाओं, रिश्तों और खूबसूरत एहसासों से भरी हुई नई नई रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नई दिलचस्प, रोमांटिक और यादगार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।